Good morning students. In today's video we will discuss about photosynthetic pigments. So pigments क्या होते हैं? So pigments जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास ये एबिलिटी होती है, पावर होती है कि वो सोलर रेडिएशन या सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और हर एक पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं है रैंडमली किसी भी वेवलेंथ की लाइट को कोई भी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम एक लीफ का क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करते हैं तो उसके पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर लीफ का जो शो करते हैं वो शो करते हैं कि उनके पास डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप के पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए जो ब्राइट और ब्लू और ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम। क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर का होता है। ज़ैंथोफिल येलोइश होता है। कैरोटीन जो है वो येलो टू ऑरेंज जो कलर है वो शो करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्योंकि जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा उसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होगा। बाकी के सारे जितने भी हैं वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनाते हैं। अब क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसका जब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एक टेडपोल की तरह होता है। इसके पास एक हेड होता है और एक टेल पार्ट होता है। हेड जो है वो पोरफायरिन हेड कहलाता है और टेल जो है वो फाइटोल टेल कहलाती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका पोरफायरिन हेड देखें तो यहाँ पर ये जो है सारे के सारे क्लोरोफिल्स के पास एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो लगभग पोरफायरिन रिंग के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलरिटी शो करता है। जैसा रिंग स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट होता है या साइटोक्रोम के पास प्रेजेंट होता है वैसा ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम पोरफायरिन हेड कहते हैं। ये जो है वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है और क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक साइक्लिक टेट्रा पायरोलिक जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम जो है वो प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ दिस रिंग। दूसरा पार्ट जो क्लोरोफिल पिगमेंट का है वो है फाइटोल टेल। तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो हमेशा लगभग हमेशा अटैच्ड होती है इस रिंग स्ट्रक्चर के साथ जिसको हम फाइटोल टेल कहते हैं। और इसका जो एंकर पार्ट है, एंकर द क्लोरोफिल टू द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द थाइलेकोइड। थाइलेकोइड का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वहाँ से ही जुड़ी हुई होती है। मेजर जो क्लोरोफिल होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी और ई अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की। और अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल की तो वहाँ पर मेजर जो क्लोरोफिल होते हैं वो होते हैं ए और बी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं कि क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी के जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। इनके जो है मेजर 2 रोल होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये दूसरा जो है ये फोटो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन जो है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंटीना कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से काम करते हैं तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पे। तो ये जितने भी हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये सारे बनाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल या एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के कैपेबल बनाते हैं। क्लोरोफिल बी जो है वो लगभग 1/4 पार्ट बना रहा होता है टोटल क्लोरोफिल कंटेंट का। जो जितना भी एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें से 1/4 पार्ट जो है वो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल बना रहा होता है। सेकेंड जो एक्सेसरी पिगमेंट होता है वो होता है कैरोटीनॉइड्स और ये जो है वो प्लांट को एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन को। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हाई जो लाइट है हाई लाइट इंटेंसिटी से ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन से बचाने का काम करता है ये। ठीक है, तो इसको हम शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसको शील्ड पिगमेंट भी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ के थ्रू डिफरेंट जो है ना डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू शो किया गया है। तो ये देखते हैं हम। पहला जो ग्राफ है वो शो करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्लोरोफिल जो है ना ये वाला जो है सबसे पहला दिस वन ये शो करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो ब्लू रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पर ये देखो इधर एक पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है और उसके बाद दूसरा यहाँ पे जाके तो ये शो कर रहा है कि ये रेड ब्लू रीजन के अंदर मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो करता है और इसकी वजह से मैक्सिमम जो
फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की हेल्प से, वो ब्लू रेड रीजन के अंदर होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो आपने देखा है वो इसके जस्ट बाद थोड़ा सा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद सेम यहाँ पे है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग है कि वो किस वेवलेंथ के ऊपर अपना मैक्सिमम काम करते हैं, जिसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या उसी के ऊपर अपना मैक्सिमम काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था मैक्सिमम और दूसरा यहाँ पर कर रहा था, तो वो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर वो अपना मैक्सिमम काम कर रहा है तो वो भी वही सेम है जिसके ऊपर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा था। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का वही सेम होता है जो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है यहाँ पर शो किया जाता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो सेम है या अलग अलग है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का अभी मैंने बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पर मैक्सिमम है और इस तरीके से इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी यहाँ पर मैक्सिमम है, इन द सेम वे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का ये सीन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि ये जो ग्राफ हैं ये शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम होता है, जो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का वो सेम होता है। और ग्राफ जो है वो उसके अलावा ये डिपिक्ट करते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो उस वेवलेंथ के ऊपर होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम वो एब्जॉर्प्शन करते हैं क्लोरोफिल ए के केस के अंदर, और ये ब्लू रेड रीजन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट परफॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाने में, या हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए जो पावर्स हैं एसिमिलेटरी पावर्स वो फॉर्म करने के लिए लाइट रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो लाइट के एब्जॉर्प्शन से वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कि फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है या पिगमेंट जो है वो क्या होता है। तो पिगमेंट जो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं लाइट एनर्जी को फोटोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने में, फोटोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के अंदर, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट हैं ये हमारे पास दो तरीके की होती है, इनको हम फोटो सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हर एक के पास एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को अपने रिएक्शन सेंटर में, और उसके साथ मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर वो मैक्सिमम जो है काम करके दिखाता है। अगर हम पिगमेंट सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर देखते हैं तो वहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन शो करता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को शो करता है, इसलिए उसका जो रिएक्शन सेंटर है उसको P700 से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम पिगमेंट सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर देखते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शो करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर, और इसलिए इसका जो रिएक्शन सेंटर है उसको P680 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि रिएक्शन सेंटर जो है उसको सराउंड करते हुए बहुत सारे एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो है इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की उसको रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो दो तरीके के होते हैं, LHC1 और LHC2। पिगमेंट सिस्टम 1 के साथ जो LHC कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम कहते हैं LHC1, और पिगमेंट सिस्टम 2 के साथ जो होता है उसको कहते हैं हम LHC2। यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम 1 जो है उसको हम आयरन सल्फर टाइप भी कहते हैं और पिगमेंट सिस्टम 2 जो है उसको फियोफाइटिन क्विनोन टाइप भी कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, वेयरएज फोटो सिस्टम 2 के अंदर वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 1 ये जो है वो आउटर सरफेस के ऊपर लाई करता है, थाइलाकोइड की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन पिगमेंट सिस्टम 2 को अगर हम देखते हैं तो वो थाइलाकोइड की इनर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो पिगमेंट सिस्टम 1 है ये दोनों ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमा लमेला के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये जो है वो ग्रेना लमेला के अंदर मिलता है ओनली फोटो सिस्टम 2। ये जो है फोटो सिस्टम 1 जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करता है, जबकि यहाँ पर ये जो पिगमेंट सिस्टम 2 है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर वाटर का जो फोटोलाइसिस है वो एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो वाटर के फोटोलाइसिस के साथ स्प्लिटिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब ये है कि फोटो सिस्टम 2 जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन फोटो सिस्टम 1 जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एसिमुलेटरी पावर्स जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी बनती हैं। तो आर्नोन जो है उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी एसिमुलेटरी पावर, और एटीपी और एनएडीपीएच को रेफर करने के लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। तो ये होता क्या है कि वो प्रोसेस रिडक्शन का वो प्रोसेस जहाँ पर एनएडीपी जो है वो एनएडीपीएच प्लस एच प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसा होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी की हेल्प से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करते हुए और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, और इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जुड़ा जिसकी वजह से वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ और लाइट एनर्जी की हेल्प से ऐसा कुछ हुआ, तो इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो ईटीएस के साथ लिंक्ड होता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो भी इसके साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पर एसिमुलेटरी पावर्स का जो फॉर्मेशन है वो इस सेम प्रोसेस के अंडर होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। This much is for today's video. We'll discuss the cyclic and non-cyclic flow of electron in the next video. Thank you and have a good day.